वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जो आपका माध्यमिक हिंदी व्याकरण है 10वीं कक्षा की, उसका चैप्टर नंबर 6 रूप विचार से। आज का टॉपिक है कारक विभक्ति पार्ट 3। इससे पहले मैं 2 और पार्ट करवा चुकी हूँ जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में है। हिंदी व्याकरण के का जो एक प्लेलिस्ट है उसमें अभी तक चैप्टर 6 के कारक विभक्ति तक सारे वीडियो अवेलेबल हैं। अभ्यास का प्रश्न उत्तर भी है और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी है, तो आप जाकर वहां से देखिए। और आज हम करने वाले हैं कारक विभक्ति के पार्ट 3, क्योंकि ये बहुत ही लंबा चैप्टर है और इसमें बहुत कुछ जानने के लिए है, सीखने के लिए है, इसीलिए मैं इसको 3 भागों में इसको बांटी थी। अब इसके बाद एक और वीडियो आएगा अभ्यास का, ठीक है। तो केवल अभ्यास का प्रश्न उत्तर कर देने से नहीं होगा, आपके एग्ज़ाम में अंदर से भी आएगा। हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें ये चैप्टर भी है, तो ध्यान से कीजिएगा इसको। तो हम पढ़ चुके हैं ने का प्रयोग। क्या पढ़ रहे थे? देखो, आपका कारक से एक प्रश्न आ सकता है और परसर्ग से एक प्रश्न आ सकता है, तो आप ध्यान से इसको देखिएगा। तो यहाँ हमने पढ़ा है ने का प्रयोग किस प्रकार होता है, से का प्रयोग कहाँ पर होता है, को, के द्वारा, के लिए, को, इन सभी का प्रयोग हमने देखा है। बाकी जितना भी बचा है आज उसको कवर करेंगे, सब खत्म हो जाएगा आज ये चैप्टर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हो गया था, के लिए का प्रयोग हो गया था। इसके नीचे से आज देखेंगे। पहला है से का प्रयोग, से परसर्ग, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आज? से परसर्ग। परसर्ग को और क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। तो ये जो से विभक्ति चिन्ह है, मेनली वो करण कारक और अपादान कारक में इसका प्रयोग होता है। याद तो है ना? कारक, करण कारक कहाँ पर होता है, अपादान कारक कहाँ पर होता है। एक बार और बताती हूँ। जहाँ पर संज्ञा या विशेषण के जिस रूप पर क्रिया का साधन, यानी क्रिया कैसे हो रहा है, कौन से साधन से हो रहा है, उसका बोध हो, क्रिया का साधन का बोध हो, वो करण कारक होता है। किसका बोध होने पर? क्रिया का साधन। जैसे कि मैं कलम से लिखती हूँ, तो जो लिखने का कार्य है उसका साधन क्या है? कलम। तो यहाँ पे कलम से करण कारक है, ठीक है। अपादान कारक में क्या है? अपादान कारक में अलग होने का भाव आता है। क्या होता है? अलग होने का। जैसे कि देखो, यहाँ पे एक पेड़ है, ये सबसे इजी एग्जाम्पल है। ये पेड़ है, यहाँ से एक फल है यहाँ पे, और अगर वो यहाँ फल गिरा तो हम इसको क्या कहेंगे? पेड़ से फल गिरा। तो पेड़ से फल अलग हुआ है ना, तो इसी को आप याद रखिएगा। अपादान कारक क्या है? जहाँ पर आपको अलग होने का बोध हो वहाँ पे अपादान कारक होता है, ठीक है। तो पेड़ से फल गिरा, तो यहाँ पे अपादान कारक हुआ है, ठीक है। आपके क्वेश्चन में अंडरलाइन दिया होगा एक शब्द पर, और उसका आपको कारक बताना होगा। चलिए देखते हैं और कौन कौन से कारक में से का प्रयोग होता है। कभी कभी कर्ता कारक में, कर्म कारक में, अधिकरण कारक में, इन सभी कारकों में भी से का प्रयोग होता है। एक एक करके हम नीचे देखेंगे। पहले देखते हैं कर्ता कारक में से का प्रयोग किस प्रकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वाच्य की बात आ गई। तो अभी तक तो आपने ये वाच्य पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि ये आपके बहुत और नीचे है और बाद में आएगा ये। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले से ही बता देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो क्या होता है, देखिए, आपको क्रिया तो पता है ना। क्रिया, क्रिया किसी भी कार्य का होने का बोध हो तो वो क्रिया होता है। जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, रोना, खाना, दौड़ना,
जाना, ये सभी क्या होता है? क्रिया। ठीक है, तो क्रिया वाक्य में 3 प्रकार की स्थितियों में होती है। ठीक है, कभी कभी जो वाक्य है ना, एक वाक्य आपको पता है, जैसे मैं यहाँ पे अगर ले लूँ एक वाक्य, मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, क्या मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे ये एक वाक्य हुआ, पढ़ना एक क्रिया है। ठीक है, और ये संज्ञा है, यानी यहाँ पे सर्वनाम है। ठीक है, तो वाक्य में क्रिया की 3 स्थिति होती है, मैं एक एक करके बताती चलूँगी। ठीक है, कभी कभी क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होता है, जैसे मैं पढ़ती हूँ, राम पढ़ता है। तो देखो मैं, तो ठीक है मैं इस तरह लिख सकती हूँ, देखो राम पढ़ता है। ठीक, सीता क्या होगा? आप सभी को पता होगा, ये स्त्रीलिंग हो गया है ना, तो पढ़ती है, सीता पढ़ती है। तो देखो पढ़ना यहाँ पे कार्य है ना, यहाँ पे ये क्रिया है, यहाँ पे भी क्रिया है। तो यहाँ क्रिया का रूप परिवर्तित हो गया, किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। कर्ता कौन है? जो कार्य को करने वाला कर्ता होता है। पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? पहले वाक्य में राम और दूसरे वाक्य में सीता, तो ये दोनों कर्ता हैं। ठीक, तो यहाँ पे कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रहा है। ठीक है, तो कभी कभी कर्ता के अनुसार क्रिया होता है, कभी कभी कर्म के अनुसार क्रिया होता है। इससे पहले हमने ने का प्रयोग पढ़ा था, उसमें कर्म के अनुसार हुआ। क्यों? क्योंकि जब जैसे देखो राम ने रोटी खाई, इस वाक्य को अच्छे से ध्यान से देखिए, राम ने रोटी खाई। तो यहाँ पे देखो राम तो पुल्लिंग में है, लेकिन यहाँ खाई स्त्रीलिंग में क्यों हुआ? क्योंकि राम के साथ ने परसर्ग जुड़ा है, इसलिए जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होगा। ठीक है, कर्म के अनुसार होगा। और रोटी क्या है? स्त्रीलिंग, इसीलिए यहाँ पे खाई हुआ। ठीक है, राम ने रोटी खाई, सीता ने रोटी खाई, गोपाल ने रोटी खाई। ठीक है, राम ने भात खाया, सीता ने भात खाया, इस प्रकार होता है। ठीक, कर्म के अनुसार होता है। ये था दूसरा सिचुएशन। पहले सिचुएशन में क्या हुआ? क्रिया कर्ता के अनुसार हुआ। दूसरे सिचुएशन में क्या हुआ? क्रिया कर्म के अनुसार हुआ। और तीसरे में ना तो वो कर्ता के अनुसार होता है और ना ही कर्म के अनुसार, वो स्वतंत्र रहता है, अलग रहता है। ठीक है, वो कौन से, इससे पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। उत्तम, जो यहाँ पे उत्तम पुरुष एक वचन पुल्लिंग में होता है। ठीक है, कर्ता। तो 3 सिचुएशन हुए, एक बार और याद दिलाती हूँ। वाक्य में क्रिया 3 स्थितियों में होती है। पहली कर्ता के अनुसार, दूसरी कर्म के अनुसार, तीसरी ना वो कर्ता के अनुसार होती है और ना कर्म के अनुसार, वो स्वतंत्र होती है। और क्रिया के भाव क्या पर? भाव पर, भाव के अनुसार क्रिया होती है। ठीक है, तीनों सिचुएशन में इसको आधार करके, ठीक है, ये जो तीनों स्थिति हुए ना, 3 अलग अलग परिस्थिति, इसी को वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य। ठीक है, अगर क्रिया कर्ता के साथ, कर्ता के अनुसार हुआ तो उसको कहते हैं कर्तृवाच्य। ठीक है, अगर क्रिया कर्म के अनुसार हुआ तो उसको कहते हैं कर्मवाच्य।
और अगर क्रिया भाव, उस भाव को, जो कार्य होने वाला है ना उसकी भाव को लेकर होगा तो वो होगा भाववाच्य। अब समझ में आया क्यों मैं इतनी देर से आपको वाक्य के क्रिया के अनुसार कर्ता कर्म ये सभी बता रही थी? ये वाच्य के बारे में बताने के लिए, ठीक है। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, और आपके यहाँ पे है 2, भाववाच्य और कर्मवाच्य, ठीक है। तो अगर वाक्य जो है वो कर्मवाच्य में हो या भाववाच्य में हो तो कर्ता के साथ से का प्रयोग होगा। समझ में आया? कर्ता के साथ कब से लगेगा? जब वाक्य भाववाच्य में या फिर कर्मवाच्य में होगा। कर्मवाच्य में कैसे होगा है या नहीं कैसे पता करेंगे? वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया होगा, जैसे रोटी खाई ये सभी, ठीक है। और भाववाच्य में है कैसे पता करेंगे? जब क्रिया ना कर्ता के अनुसार और ना ही कर्म के अनुसार लगा होगा, वो स्वतंत्र होगा, तब जाकर हम जान पाएंगे कि वो भाववाच्य में है। ठीक, आसान शब्दों में बस इतना ही। आगे हम इसके बारे में डिटेल्स में दूसरे जब आपका वाच्य चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। तो जब एग्जाम्पल देखते हैं, चलो भाववाच्य का एग्जाम्पल देखिए। मुझसे चला नहीं जाता, रोगी से उठा भी नहीं जाता, कड़ी धूप में बच्चे से दौड़ा नहीं जाता, तुमसे क्या हंसा नहीं जाता। इन सभी वाक्यों में देखो जो क्रिया है क्या वो कर्म के अनुसार हुआ है, क्या वो कर्ता के अनुसार हुआ है? नहीं, वो स्वतंत्र है। यहाँ भाववाच्य है और इसमें कर्ता के साथ से लगा है, जैसे मुझसे, रोगी से, ठीक है, बच्चे से, तुमसे, इसमें से का प्रयोग हुआ है। दूसरा कर्मवाच्य है जिसमें कर्म के अनुसार होगा क्रिया, जैसे देखो यहाँ पे मिठाई हलवाई से बनाई गई है, ठीक है। देखो यहाँ पे मिठाई कर्म है और ये स्त्रीलिंग में है इसीलिए गई है। समझ में आया अभी? मुझसे चाबी खो गई है, बुढ़िया से चने नहीं चबाए जा सकते, बच्ची से इतना दूध नहीं पिया जाएगा। तो यहाँ दूध के हिसाब से जाएगा, ठीक है। अब पता लगा कर्मवाच्य है इसमें, और इसमें कर्ता के साथ से लगा है, जैसे हलवाई से, मुझसे, बुढ़िया से, बच्ची से, इसमें से लगेगा। तो नियम समझ में आया? भाववाच्य और कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से का प्रयोग होता है, ठीक है। अगर फिर भी आपको वाच्य समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना कर दूंगी, तभी आप आसानी से उसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रेरणार्थक रूप। ये भी एक अलग सा एक टॉपिक होगा, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। हाँ, और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आपके यहाँ समझने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे, तो वाक्य जो वीडियो है ना वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो लास्ट तक देखिए, अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखो प्रेरणार्थक क्या है, प्रेरणार्थक वाक्य क्या है? जिस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया लगा होगा वो प्रेरणार्थक वाक्य होगा, ठीक है। मैं क्या बोली अभी? जिस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया लगा होगा वो प्रेरणार्थक वाक्य होगा। अब हमें ये पता करना है कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। तो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। जिस क्रिया से यह स्पष्ट होता है कि कर्ता दूसरे की प्रेरणा से, यानी खुद के मन से नहीं, दूसरे की प्रेरणा से कार्य करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। एक बार और बताती हूँ। जिस क्रिया से यह स्पष्ट होता है कि कर्ता दूसरे की प्रेरणा से कार्य करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। तो यहाँ पे देखो प्रेरणार्थक क्रिया की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब वाक्य तक बाद में जाएंगे।
क्रिया की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो प्रेरणार्थक क्रिया है ना, ये दो प्रकार की हैं, प्रथम और द्वितीय। ठीक है, तो ये जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, इसमें कर्ता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। यानी कि देखो, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बताऊंगी। अच्छा ठीक है, स्पेस नहीं है तो मैं दोनों को एक साथ एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। तो प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार के होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। समझ में आया? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता खुद कार्य को न करके किसी और से करवाता है, किसी और की प्रेरणा से वो कार्य होता है। क्या बोली मैं? यहाँ पे कर्ता भाग नहीं लेता है और किसी दूसरे से कोई दूसरा काम करता है। ठीक है, प्रेरणा देता है, प्रेरणा से दूसरा कोई काम करता है। एग्जाम्पल में बताऊंगी, देखो। मालिक नौकर से काम कराता है। यहाँ पे क्या है? मालिक नौकर से काम कराता है। ठीक है, यहाँ पे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया लगा है कराता। क्या है? कराता है। तो यहाँ पे जो मालिक है वो काम को करा रहा है खुद। किससे करा रहा है? नौकर से। ठीक है, और दूसरा जो है, जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगा, जिसमें क्या होगा? करवाता है। क्या होगा यहाँ पे? कराता है, ये होगा करवाता है, यानी मालिक खुद ना करके वो नौकर से करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगा करवाता। ठीक है, यहाँ पे दो कर्ता हैं, देखो ध्यान से, एक है मालिक, दूसरा है नौकर। यहाँ दो कर्ता हैं, तो ये भी इसमें दो कर्ता हुए। एक को कहते हैं, देखो अच्छे से, प्रेरक। क्या कहते हैं? प्रेरक। और दूसरे को कहते हैं प्रेरित। प्रेरित जो प्रेरणा देता है। ठीक है, प्रेरणा देने वाला जो है वो प्रेरक कर्ता कहलाता है। जैसे मालिक नौकर से काम कराता है, तो यहाँ पे देखो कौन उसको प्रेरणा दे रहा है काम करने के लिए? कौन कह रहा है? मालिक। तो मालिक क्या होगा? प्रेरक कर्ता। ठीक है, समझ में आया? प्रेरक कर्ता कौन है? जो प्रेरणा देता है। प्रेरित कर्ता कौन है? जो प्रेरणा से काम करता है, यानी उसको प्रेरणा मिलती है काम करने के लिए। किससे? प्रेरक कर्ता से, और वो काम को करता है। जैसे यहाँ पे होगा नौकर। एक एग्जांपल दी थी ना मैं, मालिक नौकर से काम कराता है, तो वहाँ पे नौकर किसकी प्रेरणा से काम कर रहा है? मालिक की। तो मालिक होगा प्रेरक कर्ता और नौकर होगा प्रेरित कर्ता। समझ में आया? तो यहाँ पे आपका नियम है कि प्रेरणार्थक वाक्य किसे कहेंगे? जिसमें प्रेरणार्थक क्रिया होगा। अगर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है तो प्रथम प्रेरणार्थक वाक्य, अगर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है तो द्वितीय प्रेरणार्थक वाक्य कहलाएगा वो। उसमें प्रेरित कर्ता, देखो प्रेरित कर्ता के साथ से का प्रयोग होगा। और प्रेरित कर्ता एग्जाम्पल याद रखना, मालिक नौकर से काम कराता है प्रथम प्रेरणार्थक, मालिक नौकर से काम करवाता है द्वितीय प्रेरणार्थक। और दोनों में ही मालिक प्रेरक करता है और नौकर प्रेरित करता। कौन सा? प्रेरित करता है। और इन वाक्यों में, प्रेरणार्थक वाक्यों में, प्रेरित कर्ता के साथ से का प्रयोग होता है। किसके साथ से का प्रयोग होता है? प्रेरित कर्ता के साथ से का प्रयोग होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे,
वह अपना काम नौकरों से कराता है। तो देखो यहाँ पे नौकर प्रेरित करता है ना, और उसके साथ क्या लगा है, से परसर्ग। क्या लगा है, से परसर्ग। उसी तरह सुरमा अपनी चिट्ठी लीना से लिखाती है। लीना से लीना प्रेरित करता, उसके साथ से परसर्ग लगा है। ये तब प्रथम प्रेरणार्थक की बात। अब देखो द्वितीय प्रेरणार्थक, करवाता है ना, ये पढ़वाता है, लिखवाता है, ये सभी होता है। यह पत्र मोहन से भिजवाया जाएगा। देखो भिजवाया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, और इसका प्रेरित करता है मोहन। मोहन से यानी कार्य कौन कर रहा है, मोहन, और उसको प्रेरणा कौन दे रहा है, यह। तो यहाँ पे मोहन के साथ यानी कि प्रेरित कर्ता के साथ से परसर्ग लगा है। उसी तरह माँ आया से बच्ची को दूध पिलवाती है। देखो माँ खुद काम नहीं कर रही है, यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में काम नहीं कर रही है, आया से करवा रही है। ठीक है, इसका मैं बेस्ट एग्जांपल अच्छे से समझा दे रही हूँ। प्रथम और द्वितीय में अगर होगा माँ बच्चे को या बच्ची को दूध पिलाती है। क्या है, पिलाती, हैंडराइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, पिलाती है। ये जो वाक्य है देखो, इसमें माँ स्वयं काम को कर रही है ना, तो यहाँ क्या होगा, प्रथम प्रेरणार्थक, और दूसरे से देखो आया से करवा रही है तो द्वितीय प्रेरणार्थक होगा। पहले वाक्य में माँ स्वयं भाग ले रही थी कार्य में, लेकिन दूसरे में नहीं ले रही है, बस दूसरों को प्रेरणा दे रही है। तो यहाँ पे ये है द्वितीय प्रेरणार्थक, जहाँ पर प्रेरित करता आया के साथ से परसर्ग लगा है। उसी तरह मालिक ने मजदूरों से काम करवाया, तो मजदूरों से प्रेरित करता, और यहाँ पे से का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखो, ये बस कर्ता कारक था ना, अब कर्म कारक में भी से का प्रयोग होता है, लेकिन कहाँ होता है, चलिए देखते हैं। कहना, बोलना, पूछना, मिलना, बात करना, प्रार्थना करना, अनुरोध करना, ये क्रिया है ना, क्रिया। ये सभी क्रियाएं हैं। और यहाँ पे देखो कर्म, ये भी एक टॉपिक अच्छा खासा लंबा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि ये बहुत ही इसमें टॉपिक्स हैं जिसको आप जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ कर्म की बात आ गई। तो देखो कर्म जो है ये दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राणी और अप्राणीवाचक। एक होता है प्राणीवाचक, इसके और कई प्रकार हैं, बस अभी के लिए हम इतना समझेंगे प्राणीवाचक क्या है और अप्राणीवाचक क्या है। अप्राणीवाचक, प्राणीवाचक कर्ता यानी एक जो प्राणी है, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो या कोई जीव हो, कोई भी जीव, ठीक है। और अप्राणीवाचक कौन होगा, कोई वस्तु होगा। तो ठीक है, तो कर्म दो प्रकार के हो गए, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। अगर यहाँ पे ये जो क्रियाएं हैं देख रहे हो आप, कहना, बोलना, पूछना, मिलना, बात करना, प्रार्थना करना, अनुरोध करना, इसके साथ अगर कोई प्राणीवाचक कर्म होगा तो उसके साथ से का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल में अच्छे से समझेंगे। छात्र ने शिक्षक से 2 प्रश्न पूछे। इस वाक्य को अच्छे से देखिए। छात्र ने शिक्षक से 2 प्रश्न पूछे। यहाँ पे जो छात्र है वो तो क्या है, कर्ता है। क्या है, कर्ता, कार्य को करने वाला कर्ता। और यहाँ पे पूछना क्रिया है। क्या है, क्रिया। तो यहाँ जो कर्म है, 2 कर्म हैं, एक तो है शिक्षक और दूसरा है 2 प्रश्न। दोनों ही कर्म हैं। क्या है, कर्म है। और एक है प्राणीवाचक कर्म, शिक्षक एक प्राणी है ना, प्राणीवाचक कर्म,
और 2 प्रश्न अप्राणीवाचक। यहाँ पे वस्तु विशेष है भी है, हो सकता है, और कोई दूसरा शब्द भी हो सकता है। 2 प्रश्न पूछे, जैसे कोई भी और शब्द हो सकता है, ठीक है। दूध, जैसे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, तो यहाँ पे भी 2 कर्म है, बच्चे, बच्चा और दूध, ठीक है। तो उस प्रकार भी हो सकता है। तो यहाँ इस वाक्य में 2 कर्म है, शिक्षक और 2 प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ से प्राणीवाचक कौन सा है? शिक्षक। तो और ये कौन सा कार्य हो रहा है? पूछने का, कहना, बोलना, पूछना, मिलना, बात करना, प्रार्थना करना, अनुरोध करना आदि क्रियाओं में अगर प्राणीवाचक कर्म है तो उसके साथ क्या लगेगा? से। छात्र ने शिक्षक से 2 प्रश्न पूछे, तो यहाँ पे से परसर्ग ये है। और ये कौन सा कारक है? अगर कर्म का बोध हो रहा है तो कर्म कारक है, तो यहाँ पे शिक्षक से कर्म कारक है। तो यहाँ पे समझ में आया आप लोगों को? प्राणीवाचक कर्म के साथ से का प्रयोग होता है। अच्छा, ये बताओ कि हम पढ़ क्यों रहे हैं परसर्ग? 10वीं क्लास के बच्चे तो बोर हो जाते होंगे इसको देख के, लेकिन पढ़ क्यों रहे हैं? अगर वाक्य को शुद्ध बोलना है तो हमें इन सभी परसर्गों का सही जगह पे इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे मैं वाक्य में ये बोल दूं कि छात्र ने शिक्षक के लिए 2 प्रश्न पूछे, या फिर छात्र ने शिक्षक ने 2 प्रश्न पूछे, तो यहाँ पे क्या वाक्य शुद्ध हो पाएगा? नहीं, यहाँ पे वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। इसीलिए परसर्गों का सही जगह पे इस्तेमाल करना भी जरूरी है। तो यहाँ पे शिक्षक से होगा, इसके जगह पे हम ने का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, या कोई भी और परसर्ग नहीं प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं परसर्ग चिन्हों का सही जगह पे इस्तेमाल करना। नेक्स्ट देखिए, करण कारक में से का प्रयोग। करण कारक याद तो है ना? कार्य का साधन, साधन, क्या? साधन, यानी कि वो कार्य किसकी सहायता से हुआ है। जैसे यहाँ देखो, मैं चाकू से आम काटता हूँ, तो यहाँ पे जो काटने का कार्य हो रहा है उसका साधन क्या है? चाकू से ना, चाकू, वो चाकू से काट रहा है, तो यहाँ पे चाकू साधन हुआ। और यहाँ पे कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। तो जब भी साधनवाचक शब्द आएंगे वहाँ उसके साथ से का प्रयोग होगा। जैसे चाकू से साधन है, इसीलिए चाकू के साथ से का प्रयोग हुआ है, ठीक है। दूसरा वाक्य है, हरीश ने तुलिका से तस्वीर बनाई। तो जो तस्वीर बनाने का काम है वो किसकी सहायता से हो रहा है? तुलिका। तुलिका जो ब्रश होता है ना, पेंटिंग करते वक्त ब्रश जो होता है वो होता है तुलिका, ठीक है। आप कमेंट में बताइए किस किस को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, ठीक है। तो हरीश ने तुलिका से तस्वीर बनाई, तो यहाँ पे साधन कौन सा है? तुलिका, इसीलिए उसके साथ क्या लगेगा? तुलिका से। और ये कौन से कारक में है? करण कारक में है। तो साधनवाचक शब्द जब भी होगा उसके साथ कौन सा परसर्ग लगेगा? से परसर्ग लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एक और नया शब्द आ गया, क्रिया विशेषण। किसे कहते हैं क्रिया विशेषण? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। एक बार और बताती हूँ, जो क्रिया की विशेषता बताता हो, ठीक है, क्रिया की विशेषता। जैसे कि अगर गीता धीरे धीरे चल रही है, तो यहाँ पे देखो चलना क्रिया है, उसकी विशेषता वो कैसे चल रही है? धीरे धीरे। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या होगा? धीरे धीरे। जैसे तुमने भाषण ध्यान से सुना,
तुमने भाषण ध्यान से सुना। तो देखो सुनने का काम उसको और अच्छे से उसकी विशेषता क्या बता रहा है, ध्यान से, ध्यान यानी कि ध्यान से सुना। तो यहाँ पे उसकी सुनने का जो क्रिया है उसकी विशेषता कैसे सुनना है, ध्यान से। तो यहाँ पे ध्यान क्रिया विशेषण है। समझ में आया। जैसे यहाँ चूहा तेजी से भागा, तो चूहा कैसे भागा, तेजी से भागा। तो जो भागने का क्रिया हो रहा है उसकी और उसके बारे में और थोड़ा जानकारी, कैसे भागा और थोड़ा जानकारी, कौन सा शब्द दे रहा है हमें, तेजी शब्द। तो यहाँ पे तेजी क्रिया विशेषण होगा। समझ में आया क्रिया विशेषण क्या है। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण के साथ से पर सर्ग का प्रयोग होता है। तो अब बताओ रीतिवाचक का अर्थ क्या है। रीतिवाचक यानी कोई भी विधि, क्या कह सकते हैं उसको, विधि। इस तरह समझा जा सकता है कि जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न होने की रीति यानी कि विधि का बोध हो, यानी वो कार्य कैसे हो रहा है उसका बोध हो, तो वहां पे से पर सर्ग का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ चूहा तेजी से भागा, कैसे भागा, तेजी से भागा, इसीलिए तेजी क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया, इसीलिए इसके साथ से पर सर्ग का प्रयोग हुआ है। समझ में आया। अगर कोई और एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा, बुक अभी तो किताब को पढ़ोगे तो आप अच्छे से उसको समझने की कोशिश करना। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में जरूर लिखना। नेक्स्ट है कारणवाचक। कारण तो आप सभी को पता है, जैसे कारण यानी कि वो जो कार्य हो रहा है उसका कारण, एक कार्य का कारण। जैसे यहाँ देखो सोनू बुखार से पीड़ित है, सोनू बुखार से पीड़ित है, इसका अर्थ क्या है, सोनू बुखार के कारण पीड़ित है, यानी बुखार हो गया है। कारण क्या है, वो जो पीड़ित होने का कारण क्या है, क्योंकि उसको बुखार हो गया है। तो यहाँ पे जो भी कारणवाचक शब्द हैं उनके साथ से लगता है। जैसे यहाँ बुखार कारण है ना, पीड़ित होने का कारण क्या है, बुखार है, तो उसी के साथ से का लगे परसर्ग चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखो पौधा धूप से सूख गया। देखो सूखने का कारण क्या है, क्यों पौधा सूख गया, धूप से, धूप उसका कारण है, धूप। ठीक है, धूप जो सूर्य का जो धूप आता है ना, धूप दिन में धूप निकलती है ना, धूप उसका कारण है। पौधा सूखने का कारण क्या है, धूप है। और कारणवाचक शब्द के साथ क्या लगेगा, से, पौधा धूप से सूख गया। यहाँ पे हम से के जगह पे अगर कोई और परसर्ग लगा दें तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। जैसे पौधा धूप ने सूख गया, तो क्या वाक्य का अर्थ निकल रहा है, नहीं। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं परसर्ग, ताकि हम वाक्य को शुद्ध रूप से बोल सकें और लिख सकें और आसानी से उसका अर्थ, जो वाक्य है उसका अर्थ आसानी से समझ सकें। जैसे यहाँ मरीज पीड़ा से तड़प रहा है, मरीज का तड़पना, वो जो कार्य है वो तड़पना, वो किसके कारण हो रहा है, पीड़ा के कारण। इसीलिए कारणवाचक शब्द पीड़ा है और उसके साथ से परसर्ग लगा है। समझ में आया। नेक्स्ट देखो अपादान कारक में भी से का प्रयोग होता है। कैसे होता है चलिए देखते हैं। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप आसानी से हर टॉपिक, हर शब्द को अच्छे से समझ पाएं। अपादान कारक बहुत से अर्थों में होता है, ठीक है, सिर्फ पेड़ से फल गिरने के अर्थ में नहीं होता है, बहुत सारा अर्थ उसका होता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला तो अर्थ यही है, अलगाव के कारण, ठीक है, अलगाव यानी अलग होना, अलग होने के अर्थ में अपादान कारक में से परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे पेड़ से, अगर मैं यहाँ पे कहूँ पत्ता, पेड़ से पत्ता, मेरी ड्राइंग बहुत ही खराब है तो इसको इग्नोर कीजिएगा। पेड़ से
पत्ते गिरे, यहाँ पे बहुत सारे पत्ते हैं, ठीक है। पेड़ से पत्ते गिरे, यहाँ पेड़ से पत्ते अलग हुए कि नहीं, तो अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है और उसके साथ से परसर्ग का चिन्ह लगता है। जैसे पेड़ से, अगर यहाँ पे अंडरलाइन होगा, पेड़ से कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। दूसरा है बंदूक से गोली निकली, तो यहाँ पे अगर बंदूक है, इस तरह कुछ बंदूक होगा, तो यहाँ से अगर गोली निकलेगा तो क्या होगा, अलग होंगे ना। यहाँ इस गोली इसके अंदर होता है, अगर वो निकल गया बाहर तो क्या होगा, अलग हो जाएंगे। बंदूक से गोली पूरा क्या होगा, उसका अलगाव हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो बंदूक से गोली चली तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपादान कारक में से परसर्ग का प्रयोग होगा। हिमालय से गंगा निकली है, तो देखो यहाँ पे हिमालय, सपोज ये हिमालय पर्वत है और यहाँ से गंगा निकली है, तो यहाँ अलग होने के अर्थ में है। यहाँ से जो गंगा नदी की पानी है वो अलग हो रहा है, तो अलगाव के अर्थ में यहाँ पे से परसर्ग का प्रयोग हुआ है। आग से दूर रहिए, यहाँ पे भी अलग रहने का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे से परसर्ग का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है डर के अर्थ में भी अपादान कारक होता है। जैसे बच्चा सांप से डरता है, बच्चा सांप से डरता है, तो यहाँ पे डर के अर्थ में हुआ, और डर के अर्थ में भी अपादान कारक होता है और वहाँ पे से परसर्ग का प्रयोग होता है। क्या होता है, से परसर्ग चिन्ह का प्रयोग होता है। कमेंट में बताइए आप लोग परसर्ग चिन्ह को और क्या कहते हैं, परसर्ग को और क्या कहते हैं, कमेंट में लिख कर बताइए। आप कितना अच्छे से सुन रहे हो उसको मैं जानना चाहूँगी। डर के अर्थ में कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है, और कौन सा परसर्ग चिन्ह लगता है, से परसर्ग चिन्ह लगता है। तीसरा है तुलना के अर्थ में। देखो यहाँ पे विनोद माधव से लंबा है, ठीक है। यहाँ पे ये विनोद है, अच्छे से देखिए। यहाँ पे सपोज ये विनोद है और ये माधव है, ठीक है। ये विनोद है वी और ये माधव है, ठीक है। विनोद माधव से लंबा है, तो इन दोनों में क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है ना। कौन लंबा है कौन छोटा है, तुलना हो रही है इनमें। तो यहाँ पे तुलना के अर्थ में भी अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। और कौन सा परसर्ग चिन्ह लगता है, से। यहाँ पे माधव से यानी कि अपादान कारक में से परसर्ग का प्रयोग हुआ है। तीसरा है दूरी के अर्थ में। आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि डर के अर्थ में कौन सा कारक होता है, तुलना के अर्थ में कौन सा कारक होता है, दूरी के अर्थ में कौन सा कारक। ये जो आपके 7 पॉइंट है ना, इनमें से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। तो दूरी के अर्थ में भी अपादान कारक होता है। जैसे यहाँ देखो, कटक से भुवनेश्वर 30 किलोमीटर दूर है, यानी यहाँ पे कटक और भुवनेश्वर के बीच की दूरी की बात हो रही है। तो यहाँ पे कटक से अपादान कारक है और यहाँ पे कौन सा परसर्ग चिन्ह लगा है, से। नेक्स्ट है कालावधि के अर्थ में। वह कल से बीमार है, समय की बात। कालावधि यानी कि क्या, समय की बात। कल से बीमार है, समय की बात हो रही है यहाँ पे कि वह कल से बीमार है। तो यहाँ कल से में अपादान कारक हुआ है, से परसर्ग लगा है। उत्पत्ति के अर्थ में, उत्पत्ति के अर्थ में दूध से दही बनता है। तो क्या है यहाँ पे, दूध से दही बनता है। तो दही की उत्पत्ति कैसे होती है, दूध से। तो उत्पत्ति के अर्थ में कौन सा कारक होता है, अपादान कारक।
और कौन सा परसर्ग चिन्ह लगता है? से परसर्ग चिन्ह लगता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है रक्षा करने के अर्थ में। पुलिस नागरिकों को बदमाशों से बचाती है। देखो अच्छे से, पुलिस नागरिकों को बदमाशों से बचाती है। तो यहाँ पे कौन रक्षा कर रहा है? पुलिस। ठीक है, यहाँ पे देखो बदमाशों से अपादान कारक, ठीक है, जिससे रक्षा की जाती है। देखो बदमाशों से अपादान कारक और कौन से परसर्ग चिन्ह लगा है? से। तो ये था से परसर्ग चिन्ह का प्रयोग। ठीक है, सभी कारकों में हो गया। अब हम देखेंगे का प्रयोग, और ये आप याद करने की कोशिश कीजिए। का कौन से? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये कौन से कारक में इसका प्रयोग होता है? संबंध कारक। कहाँ पर? संबंध कारक। इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, देखो ये जो का, के और की है, ये का अलग अलग रूप है। ठीक है, क्या मैं बोली अभी? का, के, की जो है ये का अलग अलग रूप है। जैसे कि देखो, क्यों इसका अलग अलग रूप है? अगर यहाँ पे अलग अलग रूप है तो वो कौन सा शब्द होगा? विकारी। विकारी। तो यहाँ पे मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या है। फिर भी आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगी। विकारी शब्द क्या है? जिस शब्द का रूप संज्ञा लिंग वचन पुरुष के अनुसार परिवर्तित होता है, यानी चेंज हो जाता है। जैसे अगर एक वचन में अलग होगा, बहुवचन में अलग हो जाएगा। जैसे कि देखो मैं अगर जैसे मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, हम पढ़ते हैं। देखो पढ़ता हूँ, पहले तो था पढ़ता, लेकिन बाद में क्या हुआ? पढ़ते। तो एक वचन से बहुवचन हुआ तो पढ़ता का पढ़ते हो गया, तो वो विकारी शब्द हो गया। जो लिंग वचन पुरुष के अनुसार चेंज हो जाएगा वो विकारी शब्द हो जाएगा, लेकिन जो चेंज नहीं होगा वो अविकारी शब्द होगा। जैसे कि मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, सीता धीरे धीरे जा रही है, राम धीरे धीरे जा रहा है, गोपाल धीरे धीरे जा रहा है। तो क्या धीरे धीरे में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं। तो यहाँ पे धीरे धीरे अविकारी शब्द है। इसको हम डिटेल्स में नहीं देख सकेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। विकारी और अविकारी समझ में आया ना? जिसमें परिवर्तन होगा वो विकारी होगा। और का विकारी है, इसीलिए तो इसका रूप कभी कभी के हो जाएगा, कभी कभी की हो जाएगा। उसी तरह रा भी है। और यहाँ पे आपका ये भी प्रश्न आ सकता है कि का अन्य रूप बताइए। कौन कौन सा होंगे? के और की। रा का अन्य रूप बताइए। रे और री। ना का अन्य रूप बताइए। ने और नी। ठीक है, अब इसका प्रयोग देखेंगे किस प्रकार के होगा। लिंग वचन पुरुष के अनुसार इसका परिवर्तन होगा और इसका प्रयोग होगा। चलिए देखेंगे एक एक करके। देखो अच्छा ये मैं बता दूं, का जो है वो पुल्लिंग एक वचन में प्रयोग होगा। के जो है वो पुल्लिंग बहुवचन में होगा। और की स्त्रीलिंग में होगा, क्योंकि हम सभी को पता है का जो है वो पुल्लिंग और की स्त्रीलिंग में होता है, और के बहुवचन, पुल्लिंग बहुवचन में। और स्त्रीलिंग बहुवचन में भी की का प्रयोग होगा। यही नियम ये रा, रे, री और ना, ने, नी के लिए भी है। मैं आपको का को लेकर समझाऊंगी, बाकी दोनों आप आसानी से समझ जाओगे इसको समझने के बाद। चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे कौन कौन सा अनुसार बताइए। लिंग वचन पुरुष। तो पहले देखेंगे लिंग के अनुसार। ठीक है, लिंग के अनुसार। तो आप सभी को पता है लिंग कितने प्रकार के होते हैं हिंदी व्याकरण में। तो यहाँ पे मेनली क्या है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात होती है। ठीक है, और वचन के अनुसार वचन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। ठीक है,
तो पहला नियम देखेंगे, यहाँ विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है कि का के की का प्रयोग उसके बाद आने वाले संज्ञा शब्द के लिंग वचन के अनुसार होता है, यानी कि उसके बाद जो संज्ञा या सर्वनाम आएगा उसके अनुसार होगा। जैसे देखो, गोपाल का घर, यहाँ पे का जो प्रयोग होगा या कोई भी शब्द का जो प्रयोग होगा, का के की हो या रा रे री कुछ भी हो, वो किसके अनुसार होगा, उसके बाद वाली संज्ञा के अनुसार। देखो मैं आपको थोड़ा बड़ा करके लिख रही हूँ, यहाँ पे है गोपाल, ठीक है, और यहाँ पे है घर। बीच में हमें भरना है का या फिर के या फिर की। डिसाइड कैसे करेंगे, उसके बाद वाले शब्द को देखेंगे। देखो ये भी संज्ञा है और ये भी संज्ञा है। अच्छा ये बताओ तो कमेंट में ज़रूर लिखना, अगर वीडियो को देख रहे हो अच्छे से तो कमेंट में ज़रूर इसका आंसर देना। गोपाल कौन सी संज्ञा है और घर कौन सी संज्ञा है, ठीक है। गोपाल संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, याद दिला दूं, 5 प्रकार के होते हैं। तो गोपाल कौन सा संज्ञा है और घर, ये दोनों की जो संज्ञा का प्रकार बताना है, ठीक। चलो इसको साइड रखते हैं। अभी ये देखेंगे घर, यानी यहाँ पे जो का के या की होगा किसके अनुसार होगा, उसके बाद वाले शब्द का, उसके बाद वाले शब्द का, यानी घर के अनुसार। और घर कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, घर पुल्लिंग शब्द है। एक वचन में है या बहुवचन में है, एक वचन में है, लेकिन घर का बहुवचन घर ही होगा, लेकिन यहाँ हम एक वचन मान के चलेंगे तो यहाँ के क्या होगा, गोपाल का घर, क्या होगा, गोपाल का घर, ठीक है। देखो यहाँ पे बच्चों का खेल, बच्चों की नानी, देखो नानी स्त्रीलिंग है इसीलिए की का प्रयोग हुआ। बच्चों के खिलौने, खिलौने बहुवचन में है इसीलिए के का प्रयोग, पुल्लिंग बहुवचन में है इसीलिए के का प्रयोग हुआ। समझ में आया। देखो एक बार और ध्यान रखना, संज्ञा के साथ ये जो का के की रा रे री ना ने नी है ना, वो अलग रहता है। समझाने की कोशिश करूंगी, देखो अच्छे से। संज्ञा के साथ अलग रहता है, लेकिन जब सर्वनाम की बारी आती है वो उसके साथ जुड़ जाता है। क्या होता है, सर्वनाम के साथ जुड़ जाता है। यहाँ पे देख पाओगे आप, उसकी बहन, उस सर्वनाम है तो उसके साथ जब की पर सर्ग लगा तो जुड़ गया, उसकी एक ही शब्द हो गया। लेकिन जब गोपाल, गोपाल क्या है, संज्ञा है, गोपाल की अलग करके लिखेंगे। समझ में आया। संज्ञा के साथ जब परसर्ग चिन्ह आता है तो अलग रहता है, लेकिन जब सर्वनाम के साथ उसको लिखा जाता है तो वो उसके साथ जुड़ जाता है। जैसे उसका, उसकी, उसके, उनके, उनकी, उनका। देखो मेरा, यहाँ पे रा लगा है ना, मेरी री लगा है, नीचे भी पढ़ेंगे इसको तो समझ में आया। एक पॉइंट ये भी है, जब आप हिंदी लिखोगे और सर्वनाम के साथ परसर्ग चिन्ह का को लिखोगे, यानी जैसे कि वह, सॉरी वह नहीं है, वह तो उसका, जैसे एग्जाम्पल लेंगे उस, उसका, उसकी। जैसे एग्जाम्पल लेंगे तेरा, तेरी, रा रे रा री, ये सभी परसर्ग चिन्ह लगा है तो वहाँ पे क्या होगा, उसको मिलाकर लिखेंगे। ठीक है। क्यों इसको बता रही हूँ, ताकि आप जब हिंदी लिखने की कोशिश करोगे, लिखोगे ना, वाक्य लिखोगे, ऑब्वियसली सर्वनाम का प्रयोग करोगे तो वहाँ पे आप उसको सटा कर लिखना, यानी मिलाकर लिखना। तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे थे, लिंग वचन के अनुसार का, की या के होता है। यहाँ पे बहुवचन की बात हो रही है, यहाँ पे स्त्रीलिंग और यहाँ पे पुल्लिंग। और किसका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या बहुवचन, परसर्ग के बाद वाला शब्द, ये जो डार्क में लिखा है ना, इसके अनुसार होगा। उसी तरह रा रे री का भी प्रयोग होगा। मेरा मस्तक, मकान, देखो ये तो हम पढ़ चुके हैं। मकान शब्द क्या है,
पुल्लिंग है, इसीलिए हमारा मकान रा। हमारी गौशाला, गौशाला स्त्रीलिंग है, इसीलिए हमारी गौशाला। हमारे खेत, खेत यहाँ पे बहुवचन में है। गहने, तेरे गहने रे। समझ में आया? देखो, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा लड़का, तुम्हारे छात्र। उसी प्रकार ना ने नी का भी प्रयोग होगा। संज्ञा के साथ होगा तो अलग करके लिखेंगे, सर्वनाम के साथ होगा तो सटा कर लिखेंगे। एक वचन, अगर उसके बाद वाला शब्द एक वचन है तो ना का प्रयोग करेंगे। एक वचन पुल्लिंग में होगा तो, और स्त्रीलिंग में होगा तो नी का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन में होगा तो ने का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ देखो, घर, घर क्या है? पुल्लिंग एक वचन है, अपना घर। लाठी स्त्रीलिंग है, अपनी लाठी। बैल बहुवचन है। घर का बहुवचन घर भी होता है, इसीलिए अपने घर भी कह सकते हैं जब घर बहुवचन में होगा। बैल, बैल का बहुवचन बैल है, ठीक है, तो यहाँ पे अपने बैल। समझ में आया? का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी का प्रयोग। अब देखते हैं के का परिवर्तित रूप। वीडियो बहुत ही शायद 50 मिनट प्लस हो चुका है, लेकिन फिर भी इसको एक ही वीडियो में आज कंप्लीट करेंगे, चाहे जितना टाइम लगे। तो चलो अब देखते हैं के का परिवर्तित रूप। तो यहाँ पे एक वचन पुल्लिंग, वचन भी आपको पता है, लिंग भी आपको पता है। एक वचन पुल्लिंग शब्द के बाद परसर्ग आने से का के ही हो जाता है। एक वचन पुल्लिंग, जैसे उसका घर, क्या है? उसका घर। यहाँ पे हम एक घर क्या है? एक वचन और पुल्लिंग। अगर इसके बाद परसर्ग है ना, जैसे देखो यहाँ परसर्ग, उसके घर भी कह सकते हैं। देखो, का के जगह पे क्या हो गया? के। क्यों कह सकते हैं, मैं इसका लॉजिक बता रही हूँ। देखो, घर का बहुवचन क्या है? घर है, ठीक है, घर का क्या है? घर है, इसीलिए यहाँ पे उसके घर भी ठीक है। उसका बच्चा, तो यहाँ पे क्या होगा? उनके बच्चे के लिए, क्या है? बच्चा का। देखो, अब एक वचन और बहुवचन रूप में पढ़े होंगे, जब कोई भी परसर्ग लगता है तो यहाँ पे जैसे बच्चा है, आकारांत पुल्लिंग है, अगर इसको हम एक वचन में करेंगे लेकिन उसमें परसर्ग लगा होगा तो आकारांत का एकारांत हो जाता है। बच्चे, क्या है? बच्चे के। बच्चा भी एक वचन में है और बच्चे के भी एक वचन में है, तो यहाँ पे एक वचन पुल्लिंग में परसर्ग आने से क्या हो जाता है? का के हो जाता है। यहाँ कौन सा परसर्ग आ गया? के लिए, उनके बच्चे के लिए। समझ में आया? नेक्स्ट है, बाकी उदाहरण आप देख लेंगे। एक वचन में आने वाले सम्मानजनक व्यक्तियों के लिए, यानी कि अगर कोई सम्मानजनक व्यक्ति आए तो उनके लिए भी के का प्रयोग हो जाएगा। जैसे देखो, उसके पिताजी, आपके गुरुजी, ठीक है, यानी के या रे या ने, ये रूप आ जाएंगे। कब? जब सम्मानजनक व्यक्ति की बात आएगी एक वचन में, ठीक है। अपने भाई साहब, हमारे देवता, हरि के चाचा जी, तो यहाँ के, रे और ने का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है में का प्रयोग, और में कौन सा कारक में होता है? अधिकरण कारक में। तो में का प्रयोग देखते हैं। अधिकरण, अधिकरण कारक याद है कि नहीं? किसी भी समय या स्थान का बोध होता है तो अधिकरण कारक होता है। जैसे स्थान या स्थान और भीतर का बोध, अभी अभी मैं बताई हूँ, स्थान का बोध होगा तो अधिकरण कारक होगा।
तो स्थान या और उसमें कौन सा परसर्ग लगाना है आपको? में। जैसे कि कमरे में मेज है, तो यहाँ स्थान और भीतर का बोध हो रहा है ना। कमरा एक स्थान है और कमरे में मेज है, यानी कमरे के भीतर मेज है। मेरे मामा गांव में रहते हैं, यानी क्या, गांव के अंदर ही रहते हैं ना। तो यहाँ पे स्थान और भीतर के अर्थ में अधिकरण कारक होता है और में परसर्ग का प्रयोग होता है। दूसरा देखिए, समय की अवधि, समय के बारे में अगर समय का बोध हो तो वहाँ पे भी अधिकरण कारक होगा और में का प्रयोग होगा। जैसे देखो, पिताजी 2 दिन में गांव आ जाएंगे, यानी 2 दिन, समय 2 दिन, यानी 2 दिन समय में वो गांव आ जाएंगे। तो यहाँ 2 दिन में समय को, इसका समय का बोध हो रहा है ना इन शब्दों से, 2 दिन में, तो यहाँ पे अधिकरण कारक है और में परसर्ग चिन्ह लगा है। बाकी एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तुलनात्मक विशेषता बताने के लिए देखो, यहाँ पे आदमी आदमी में अंतर होता है, आदमी आदमी में अंतर होता है। यहाँ पे आदमी और आदमी के बीच तुलना हो रही है ना, आदमियों के बीच तुलना हो रही है। तो जब तुलनात्मक विशेषता बताया जाता है तब क्या होता है? अधिकरण कारक में परसर्ग चिन्ह का प्रयोग होता है। एक और एग्जाम्पल अच्छे से समझ पाओगे। दिनेश और विनोद में बहुत अंतर है। यहाँ पे दिनेश और विनोद दोनों में तुलना हो रही है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक और में परसर्ग हुआ है। नेक्स्ट है मूल्य बताने के लिए। तुमने कलम कितने में खरीदी? मूल्य बताने के लिए, मैंने यह रजिस्टर 50 रुपए में खरीदी, यानी देखो 50 रुपए में, मूल्य को बताने के लिए। ठीक है, मैं अपने कलम 10 रुपए में खरीदी हूँ। या फिर यहाँ देखो एक और एग्जाम्पल है, अब आलू प्रति किलो 10 रुपए में मिलता है। यहाँ पे भी मूल्य बताने के लिए। तो जब भी हमें मूल्य बताना है तो हम इसमें कौन सा परसर्ग यूज करेंगे? में। और इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। समझ में आया? जब आप बात करेंगे तो आपका कोई भी चीज़, किताब या पुस्तक, जो कॉपी है या फिर कलम पेंसिल, किसी का भी कोई मूल्य पूछता है तो कौन सा परसर्ग करेंगे? में। 10 रुपये में, 5 रुपये में, 2 रुपये में। ठीक, टमाटर 50 रुपये में मिल रहा है, यानी मूल्य बताने के लिए में का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आज का लास्ट है पर। ये लास्ट है। ठीक है, पर एक परसर्ग है। क्या है? परसर्ग। और ये कौन सा कारक में होता है? अधिकरण कारक में। अधिकरण कारक तो आपको पता ही है। तो चलिए कौन कौन से समय अधिकरण कारक में पर का प्रयोग होता है देखते हैं। पेड़ पर बंदर बैठा है, देखो वो स्थान है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको, देखो यहाँ पे पेड़ पर, यहाँ पे अगर बंदर बैठा है, ठीक है, यहाँ बंदर बैठा है, तो यहाँ देखो पेड़ का एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो ये मत समझना अपादान कारक हो जाए। बंदर नीचे नहीं गिरा है, यहाँ पे बैठा है, स्थान। ठीक है, स्थान का बोध हो रहा है यहाँ पे। तो पेड़ पर बंदर बैठा है, तो यहाँ पे मेज पर किताब है। ठीक है, यहाँ मेज है और यहाँ पे किताब है, तो यहाँ स्थान का बोध हो रहा है, अधिकरण कारक हो रहा है और पर का प्रयोग हुआ है। पर क्या है? परसर्ग चिन्ह या फिर उसको विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। दूरी बतलाने के लिए, नदी थोड़ी दूरी पर है। ठीक है, अगर कोई आपको पूछ रहा है नदी कहाँ है, नदी थोड़ी दूरी पर है, दूरी को बता रहे हैं आप, डिस्टेंस को बता रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई रास्ता पूछ रहा है कि आपका स्कूल कितनी दूरी पर है,
अस्पताल कितनी दूरी पर है, तो आप क्या बोलोगे, 1 किलोमीटर दूरी पर है, या कुछ थोड़ी दूरी पर है, या कुछ भी जो भी आंसर आप दोगे 5 किलोमीटर दूरी पर है। तो दूरी बताने के लिए यहाँ पे कौन सा परसर्ग करोगे, पर। ठीक समय की सूचना देने के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि गाड़ी कितनी बजे आएगी, तो आप क्या कहोगे, गाड़ी 2:30 पर आएगी। ठीक समय यानी आपको एग्जैक्ट टाइम पता है और उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो पर का प्रयोग करोगे। 2:30 पर गाड़ी आएगी। समझ में आया? सही समय पर काम शुरू करो। तो यहाँ पे अधिकरण कारक में पर परसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्रियार्थक संज्ञा, संज्ञा आप सभी को पता है। तो क्रियार्थक संज्ञा के बाद के बाद के अर्थ में, कौन से अर्थ में, के बाद के अर्थ में पर परसर्ग का प्रयोग होता है। उदाहरण के साथ देखते हैं। मेरे कहने पर वह मान गया। यहाँ पे देखो, मेरे कहने पर यानी कि मेरे कहने के बाद वो मान गया। यानी यहाँ पे जो पर लगा है ना, वो उसका सही अर्थ क्या है, के बाद। यानी जब मैंने उसको कहा तो वो मान गया, मेरे कहने पर वह मान गया। तो यहाँ किस अर्थ में हुआ है, के बाद अर्थ में भी पर परसर्ग का प्रयोग होता है। आज का ये लास्ट नियम है, क्या है चलिए देखते हैं। मुझ पर भरोसा रखो, इस मुद्दे पर आज चर्चा होगी, जीवों पर दया करो। तो यहाँ पे किसी के प्रति या किसी के विषय में प्रतिक्रिया प्रकट करते समय, ठीक है, किसी के विषय में या किसी के प्रति प्रतिक्रिया, जैसे यहाँ देखो एक विषय है मुद्दा, इस मुद्दे पर, उस पर हम प्रतिक्रिया प्रकट कर रहे हैं तो पर होगा। मुझ पर व्यक्ति विशेष, ठीक है, या जीवों पर, तो यहाँ पे पर परसर्ग क्या है, परसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ये था, हाँ पूरा 1 घंटा हो गया। इसको और अच्छे से भी समझाया जा सकता है, लेकिन वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है आप कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उनका भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है, तो शेयर कीजिए इसके बाद, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि इसके बाद जो मैं अभ्यास का लाऊंगी वीडियो तो आपको आसानी होगी अभ्यास करने में। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए।